Good morning, dear students. So today I have to start the new chapter in the class 11th chemistry, that is structure of atom. ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक यहाँ पर डिलीट किए गए। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स में बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, डिलीट किया गया इस चैप्टर से। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को डिलीट किया गया इस चैप्टर से, ठीक। फिर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बाद आपका डिलीट किया गया यहाँ पास आपका थॉमसन मॉडल एंड लिमिटेशन और फिर डिलीट किया गया आपका रदरफोर्ड मॉडल एंड लिमिटेशन। तो इतने बेटा पार्ट आपका क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। इसको आप फ्रंट पेज पर नोट कर लेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो बेटा हमें एटम के बारे में ही जान लेंगे, एटम क्या होता है। एटम के बारे में ही जान लें कि एटम क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कि एटम आखिर होता क्या है, ठीक। देखो इसके पहले आपने एटम क्लास 9 के बारे में 9th में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा होगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल द मैटर, है ना। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। आइए थोड़ा सा और बढ़िया अच्छे समझते हैं। बेटा एक चीनी का टुकड़ा ले लिया जाए, एक चीनी का टुकड़ा ले लिया जाए। इस चीनी के टुकड़े को अगर ब्रेक किया जाए तो सो मैनी पार्टिकल्स में टूटेगा, ठीक है। फिर और तोड़ दिया जाए तो और मैनी पार्टिकल्स में टूटेगा, सही है ना। तो एट लास्ट तोड़ते तोड़ते एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल आएगा जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे और वो शायद आपको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है ना। वही आपका क्या होता है, एटम होता है। वही आपका क्या होता है, एटम होता है। जैसे हम लोग सेल्स में ह्यूमन बॉडी के लिए, टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन हियर इज एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द एलिमेंट और ऑल द मैटर, ठीक। तो ये रही बात एटम की। तो एटम की हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आइए लिख लेते हैं डेफिनेशन। क्या लिखोगे डेफिनेशन, द एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो लिख ले डेफिनेशन, लिखो एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट, है ना। एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस, है ना। यही तो होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ dense central nucleus surrounded by what, surrounded by a cloud of negatively charged electron। यही तो surrounded by a dense cloud negative charge क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एटम क्या होता है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ डेंस क्लाउड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यही तो होता है कि एटम एक क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है किसी भी मैटर का। अभी वही तो बस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, डेंस क्लाउड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया बेटा। अब ना हो ये देखो ध्यान से, यहाँ पास हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब नेक्स्ट देखो कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग एटम को समझे तो एटम क्या होता है। लेट सपोज आपके पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल,
ठीक है, हमने कहा ये क्रिकेट बॉल है और ये क्रिकेट बॉल, ठीक है, खेलते हो ना क्रिकेट बॉल से। अगर क्रिकेट बॉल के 5 किलोमीटर एरिया का रेडियस ले लिया जाए, कितना बेटा, 5 किलोमीटर एरिया, 5 किलोमीटर बहुत होता है ना, चारों तरफ से 5 किलोमीटर एरिया का अगर हम लोग रेडियस इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पास ये रहा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के एरिया रेडियस लेने पर, ठीक है, आपका ये जो बॉल है ये क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस होगा, और 5 किलोमीटर का एरिया आपका साइज हो गया, क्या चीज, साइज ऑफ एटम हो गया। इसका मतलब ये जो आपका 5 किलोमीटर का एरिया है ये आपका क्या है, एम्प्टी स्पेस है, क्या है, एम्प्टी स्पेस है। इसका मतलब अगर आप एक एवरेज निकालोगे तो यहाँ पास 99.9% आपका स्पेस जो होता है एटम में क्या होता है, एम्प्टी होता है। एम्प्टी स्पेस कौन सा, ये 5 किलोमीटर एरिया वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपका एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। यानी एक बॉल इज अ डेंस न्यूक्लियस और उसके चारों ओर अगर 5 किलोमीटर का एरिया ले लें, ठीक है, तो आपका ये एम्प्टी स्पेस आपका क्या है, एटम है। तो इस तरह से आपका साइज, ठीक है, कंपेयर होता है एटम और न्यूक्लियस का, ठीक है ना। एक एटम की साइज और एक न्यूक्लियस की साइज में इतना अंतर होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस की साइज एटम के कंपेयर में बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक। तो नेक्स्ट बेटा, यानी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द यहाँ पास जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है, क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब सीधी सी बात, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितनी भी चीजें, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे ये सेल फोन है जिससे आपका वीडियो बन रहा है, चाहे ये डस्टर है, चाहे ये मार्कर है, ठीक है, चाहे ये इंक है जो इस पर क्या हो रहा है, स्टिक कर रहा है, ये सब किसके बने हुए हैं, एटम के बने हुए हैं। तो हम लोग चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, एटम से घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग खुद भी एक एटम के पार्ट हैं। तो इस वजह से हम लोग एटम के बारे में यहाँ पास पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे होता है, कैसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, सब के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ एटम, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की, ठीक। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे आपकी इसकी शुरुआत हुई थी, हिस्ट्री ऑफ एटम, हिस्ट्री ऑफ एटम। बहुत सारे लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में कि आपका ये जो एटम है इसके बारे में पहली बार जॉन डेल्टन ने बताया। नहीं बेटा, हमारा भारत, हमारा इंडिया बहुत आगे रहा इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो हमारे बहुत ही पुराने समय में बस अंतर ये था, ठीक है, कि कोई रिटन जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था। क्या चीज़, कोई रिटन जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था। तो पहली बार आपका ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर, ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर, फिलोसफर मतलब क्या होता है, जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है, जो बताता है, ठीक है। इन 500 BC फिलोसफी, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत होगी तो सही कर लीजिएगा, इन 500 BC, ठीक है, डेमोक्राइटिस नाम था, क्या चीज, डेमोक्राइटस, ठीक। 500 BC में ही डेमोक्राइटस कॉइन्ड टर्म एटम मीनिंग अनकटेबल, कॉइन्ड क्या किया था, कॉइन्ड एटम, ठीक है, क्या किया था, एटम के बारे में बताया था, ठीक है। कॉइन्ड एटम मीनिंग अनकटेबल, व्हाट बेटा, मीनिंग अनकटेबल, ठीक है। तो पहली बार किसने बताया था, पहली बार भविष्यवाणी किया था कि, ठीक है, ग्रीक और इंडियन फिलोसफर डेमोक्राइटस जो थे उन्होंने भविष्यवाणी किया था और भविष्यवाणी में अपने ये बताया था कि आपका किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ते चले जाएं तो एक ऐसा पार्ट आएगा, एक ऐसा छोटा टुकड़ा बचेगा जिसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते, इसीलिए उनको क्या कहा गया था, अनकटेबल। और उन्होंने एटम नहीं, ठीक है, एटम नाम नहीं रखा था, उन्होंने इसका नाम जो हिंदी में था वो था परमाणु। परमाणु, परमाणु का मतलब होता है परम धन अणु, क्या होता है, परम प्लस अणु, मतलब एक ऐसा टुकड़ा जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड
नहीं कर सकते। तो डेमोक्राटस ने 500 BC में ही फिलॉसफी की थी, कोई रिटन जस्टिफिकेशन नहीं था। इस वजह से आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जॉन डाल्टन ने इसके बारे में, एटम के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है, शुरुआत किसने की थी बेटा? ठीक है, आपका डेमोक्राटस ने की थी। फिर उसके बाद कौन आया? 1805 में जॉन डाल्टन आए। कौन बेटा? इन 1805 जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने क्या किया? आपका बेटा एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है ना, और इन्होंने रिटन जस्टिफिकेशन दिया था, और इसी रिटन जस्टिफिकेशन के कारण ही आपका इनका नाम लिया जाता है एटम की दुनिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, 1850 में फिर कैथोड रे ट्यूब किया था फैराडे ने इनके थ्योरी के बाद। ठीक है ना, इन 1850 कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय कैसे? फैराडे। फैराडे ने क्या किया था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि जॉन डाल्टन ने जब ये बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पाया गया कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता है, बल्कि उसमें भी आपके 3 पार्टिकल होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जो एटम में रहते हैं। ठीक है ना, यानी एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता है। ठीक है, और देखते हैं बेटा नेक्स्ट। फिर जॉन डाल्टन ने 1850 में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर आपका 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन 1897, ठीक है, सर जे थॉमसन, बहुत रिस्पेक्टफुल नेम है, सर जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन बाय हिज एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कंपोज दैट, और बताया उन्होंने, कंपोज दैट दे आर द पार्ट ऑफ एवरी एटम, दे आर पार्ट ऑफ एवरी एटम, दे आर पार्ट ऑफ एवरी एटम। बेटा बहुत ही एक्चुअली सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं तो मैं तुमको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताता, इनकी थ्योरी बताता, इनके थ्योसिस बताता, कैसे इन्होंने आखिर इलेक्ट्रॉन को खोजा, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है ना, कैसे मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था ताकि आपका इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज के बारे में बताया गया। ठीक है ना, सिलेबस से हटा दिया गया, तो निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, हम आपको YouTube पर वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके सिलेबस से हट गया है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जानना बहुत जरूरी है, बाकी सिलेबस से हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे, एग्जाम में जो आना होगा देखा जाएगा, क्या परेशानी है। ठीक है, हमें तो तैयारी करनी है ना, हमें पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ एवरी एटम। 1897 में सर जे थॉमसन ने क्या किया? एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की खोज की, और बताया कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, एंड गिव्स हिज एटॉमिक थ्योरी, और उसी समय इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपके ये कुछ क्या थे? हिस्ट्री ऑफ एटम थे। फिर इसके बाद 1909 में रदरफोर्ड आए। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। इन 1909 सर रदरफोर्ड, ठीक है, डू गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, एंड गिव एटॉमिक मॉडल, एंड गिव क्या चीज बेटा? एटॉमिक मॉडल, और उन्होंने क्या दिया? एटॉमिक मॉडल दी। ठीक है, तो ये देखो, ये ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अंत तक बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, फिर 1912 में, 1912 में, कब? इन 1912 में। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, 1909 में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, क्लास 9th में, उसने क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे
ठीक है ना, यहाँ बस गोल्ड फॉयल ले लिया था, ठीक है, और यहाँ से क्या किया था, अल्फा रेस को पास करा दिया था, जिसके कारण से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, चलो 1909 में किसने, आपका रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया बेटा। फिर उसके बाद आपके कौन आए, 1912 में बोर आए, और बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है ना, जो कि एक सेटिस्फैक्ट्री मॉडल था, ठीक है ना, सेटिस्फैक्ट्री मॉडल था, ठीक है, फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं 1912 बोर गिव हिज एटॉमिक मॉडल, बोर गिव हिज एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया मॉडल दिया था। और जो हम लोग आपका अभी जो पढ़ते हैं, जो एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, वो बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, ठीक है ना, क्या है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। बोर से कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मिलता जुलता, ठीक है ना। तो बोर ने जो एटॉमिक मॉडल ला कर दिया था, वो हमारा बेसिस बना आपका मॉडल एटॉमिक मॉडल देने में, ठीक है ना। तो बोर ने 1912 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है, और ऑफर किया, एंड ऑफरिंग, ठीक है, ऑफरिंग अ सेटिस्फैक्ट्री मॉडल, सेटिस्फैक्ट्री मॉडल फॉर स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। पता है बेटा ये फेल क्यों हो गए थे, इसलिए फेल हो गए थे क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन एटम मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन जब हाइड्रोजन एटम से इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री मॉडल दिया तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए कि व्हाट अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जो बाकी एलिमेंट बचे हुए हैं, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, उनके बारे में आप एटॉमिक मॉडल के लिए क्या कह रहे हो। तो ये नहीं बोल पाए थे, यही इनका ड्रॉबैक बन गया था, ठीक है ना। कुड नॉट एक्सप्लेन, तो इसी के बाद लिख लो चाहे, कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसके बारे में बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में ये नहीं बता पाए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1924 में डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया। इन 1924 दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं रब करूंगा, ठीक है, तो आप ऊपर से नोट करते चलना, ठीक है, एक लाइन और लिखा जा सकता है। इन 1924 डी ब्रॉगली नाम है सर, हमारे बहुत रिस्पेक्टफुल थे। डी ब्रॉगली गिव्स द हाइपोथेसिस and talks about the dual nature of electron, ठीक है। डी ब्रॉगली hypothesis comes and talks about dual nature of इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर, ठीक है। तो बेटा ये 1924 तक की बात है। फिर 1926 में स्क्रॉडिंजर आया, ठीक है ना, इस इक्वेशन दिया एक, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक। तो कब 1926 में, 2 साल बाद, जस्ट इन 1926 स्क्रॉडिंजर, ठीक है, स्क्रॉडिंजर, ठीक है ना, गिव्स स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन थी ये, ठीक है ना। एक्चुअली स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन ये बताती थी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में कैसे है, स्क्रॉडिंजर की इक्वेशन ने ये बताया, ठीक है। तो क्या चीज बेटा, 1926 है ना, गिव्स स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ठीक है ना, टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, ठीक है, टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, यही तो बता रहा हूं। क्या चीज लिख लो चाहे, टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में कैसा होगा, एंड अलाउड एनर्जी लेवल्स के है ना, एंड अलाउड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एनर्जी लेवल्स के बारे में, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन था KLMN के में, वो KLMN में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपके स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो आओ बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दी। ठीक है, क्या जी, इन 1927 हाइजेनबर्ग gives uncertainty principle। बेटा uncertainty principle जो था, uncertainty principle ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पोजीशन के बारे में बताया, h/4π से कंपेयर किया था। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जो शुरुआत के टॉपिक्स जो काटे गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए आप। लेकिन अभी हम लोग केवल सिलेबस की बात करेंगे, अगर उसकी आपको नीड होगी तो मैं आपको यूट्यूब लेक्चर्स में सेंड करूंगा। ठीक है ना, उसको भी हम अपडेट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे मतलब टॉपिक्स थे जो हटा दिया गया है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग गिव्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन दी थी उसमें इन्होंने मोमेंटम के बारे में और पोजीशन के बारे में आपको बताया था। ठीक है ना, मोमेंटम के बारे में और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, फिर 1932 में, ठीक है 1900 का बेटा 32 में चैडविक फाउंड इलेक्ट्रॉन। तो इन 1932 जेम्स चैडविक फाउंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और 1932 में न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद आपका क्या हुआ था, एक परफेक्ट एटॉमिक मॉडल, जिसको मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहा जाता है, वो आपका सामने आया। ठीक है, तो ये थे आपके हिस्ट्री। ठीक है ना, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, बता देता हूँ बेटा। ठीक है ना, अब क्या ही बोले। ठीक है, तो ज़रूरी है आपके लिए। तो आज बेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी। ठीक है ना, इतना नोट करो, इतना समझो क्या क्या है, ये देखो, इतनी चीज़ें हमें पूरी शुरू से लेकर अंत तक पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक फिलहाल, ठीक है, इसके बाद हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उस टॉपिक्स को हम लोग हटा के ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका सिलेबस भी आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, नीड होगी तो हम जरूर यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है ना, जो टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं उसके विषय में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ये पार्ट फर्स्ट था आपका इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके बारे में ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, एक भी लेक्चर आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, और साथ में आप एक छोटी सी मेरी हेल्प करिए, ये जो यूट्यूब लेक्चर है आप अपने दूसरे स्कूल्स के बच्चों को, दूसरे फ्रेंड्स को भी आप इसको सेंड करिए, ताकि आप वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइबर बढ़ने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं भी कुछ यूट्यूब से अर्न कर सकूँ भाई। ठीक है, चलो ओके बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।